नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास और सीरीज नंबर तीसरी चल रही है। सीरीज नंबर तीसरी के अंदर हम वापस पहुंच चुके हैं राजस्थान के भूगोल पर, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो लास्ट पढ़ी थी राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। अब की बार हमने टॉपिक को चेंज किया है, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो आज का टॉपिक उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल है, मरुस्थल का भाग है, 12 जिले जिसके अंदर शामिल है, उसकी चर्चा करेंगे। सीरीज नंबर 3 डेली क्लास 9 बजे और इसका टेस्ट मिलता है शाम 6 बजे। आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर 5 से 6 बजे के बीच मिल जाता है और इसकी व्याख्या यहाँ मिल जाती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? देखो, राजस्थान के टोटल भौतिक प्रदेशों की बात करें तो 4 भौतिक प्रदेश है। सबसे पहला भाग आता है मरुस्थल का, ये भाग आता है मरुस्थल, जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थल। लगभग 61.11% भाग पे है। कितने? 61.11% भाग पे है। फिर हम बात करते हैं, दूसरा भाग आता है अरावली प्रदेश। ये भाग कौन सा आता है? अरावली का। और ये कितने प्रतिशत भाग पे है? 9% भाग पे है। तीसरा भाग आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, ये लगभग 23% भाग पे आता है। 23% भाग पे आता है। और चौथा भाग आता है, वो आता है हड़ौती का प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसमें लगभग कितना बच गया? देखो 61 और लगभग 6.89% भाग बच गया। तो इस प्रकार 100% हो जाता है। राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में। आज हम एक एक टॉपिक को, आज मरुस्थल पढ़ेंगे, कल अरावली, परसों पूर्वी मैदान, फिर दक्षिणी पूर्वी पठार। और इसकी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल रहे हैं और यहाँ व्याख्या मिल रही है। तो अब ये गोडवाड़ की बात आई है, ठीक है, गोडवाड़ की बात आई है, तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मरुस्थल। कितना पढ़ेंगे? मरुस्थल। अब मरुस्थल में देखो, अब इसके अंदर मरुस्थल की बात चर्चा करें तो लगभग लगभग इतना क्षेत्र मरुस्थल का आ जाता है। इतना क्षेत्र ये यहाँ तक आ जाएगा, सिरोही भी साथ में आ जाएगा। ये कुछ भाग आ जाता है, झुंझुनू, सीकर, नागौर का भी आता है, पाली का आ जाएगा, जालोर, सिरोही, ऐसे करके 12 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। अब 61.11% है और जनसंख्या पाई जाती है। इसके भी हम दो भाग कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी अरावली को, और इससे अलग करती है, जो जल विभाजक का काम करती है। फिर बीच में जो शुष्क प्रदेश है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है, यह आता है अति शुष्क और यह आता है अर्ध शुष्क। इस अर्ध शुष्क भाग के अंदर देखो कई भाग आते हैं। ये तो आता है लूणी बेसिन, यह आता है नागौर उच्च भूमि, और यह आता है शेखावटी प्रदेश, और यह आता है घग्गर बेसिन। 4 भाग आते हैं ना अर्ध शुष्क मैदान के, घग्गर नदी वाला, शेखावटी कांतली वाला, नागौरी उच्च भूमि और लूणी। इस लूणी नदी के क्षेत्र को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश, जहाँ लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जालोर पाली का क्षेत्र है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति का हिस्सा है? तो सीधी सी बात है, पूर्वी मैदानी का नहीं है, हड़ौती का नहीं है, घग्गर का मैदान का नहीं है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, जबकि घग्गर का मैदान तो इसका भाग है। ये घग्गर का मैदान तो अर्ध शुष्क का भाग है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश इसका उत्तर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? देखो टोटल अपने मरुस्थल पड़ते हैं 61.11%। इसमें से 61.11% का अगर 100% करें ना, 100%, इसका लगभग 41.50% बालू का मुक्त प्रदेश है। बालू का मुक्त प्रदेश है। बालू का मुक्त प्रदेश का मतलब बालू का स्तूप वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे चट्टानी है। खास करके ये कुछ भाग बाड़मेर का, कुछ जोधपुर का, जैसलमेर का आ जाता है, जहाँ पे सोलर इंटरप्राइजेज जोन का निर्माण किया गया ना, वहां पे देखो शेरगढ़ और शिव, यहाँ पे बालू का स्तूप है। ओसिया और शेरगढ़ में भी है, बायुती और चोटन में भी है। फलोदी पोखरण यहाँ नहीं है, फलोदी के क्षेत्र में नहीं है, पोखरण में तो फिर भी कुछ है। ये असत्य हो जाएगा, प्रश्न सीधा सीधा आया हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त पूछा है, ठीक है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त पूछा है? तो उत्तर आ जाएगा फलोदी और पोखरण केंद्र मुक्त प्रदेश है, क्योंकि इधर जो जैसलमेर का कुछ क्षेत्र पोखरण वाला, इधर फलोदी वाला, और कुछ बाड़मेर का। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के बागड़ प्रदेश के जिलों में शामिल है? देखो दो शब्द आ जाते हैं कई बार, एक तो आ जाता है ये बांगड़, ये वैसे बांगड़ है ना, ये बांगड़ शेखावटी वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो शेखावटी के अंदर क्या आ जाएगा? झुंझुनू आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, ये सिक्कर आ जाएगा।
झुंझुनू, चूरू, चूरू, सीकर और कुछ नागौर का भाग आ जाएगा। ये शेखावटी प्रदेश है, तो चूरू भी आएगा, सीकर भी आएगा, झुंझुनू भी आएगा, राजसमंद इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना सिंपल सा प्रश्न है। नॉर्मल राजस्थान जीके के तो लगभग नॉर्मल से प्रश्न पूछते हैं आजकल, ज्यादा गहराई से नहीं पूछते। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? थार की बात हो रही है तो थार मरुभूमि किस साइड स्थित है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थार का मरुस्थल स्थित है। लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आपसे पूछे थार का मरुस्थल किन दो देशों के बीच है, तो थार का मरुस्थल दो देश है। देश पूछे तो दो, कितने? दो। कौन कौन से? एक तो भारत आ गया और एक पाकिस्तान आ गया। आपसे पूछे राज्य कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो राज्य भारत के 4 राज्यों में है। एक पंजाब में, एक हरियाणा में, एक राजस्थान में और एक गुजरात में। लगता है आपको भी राजस्थान राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में। तो इन 4 राज्यों के अंदर मरुस्थल का अवशेष है। मरुस्थल है ही राजस्थान में, तो खूब सारा है ही 12 जिलों के अंदर। देश पूछे तो भारत और पाकिस्तान। ये थार का मरुस्थल की बात करें, वैसे और भी मरुस्थल, लेकिन थार के मरुस्थल की बात करें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान, बांगर या अर्ध शुष्क मैदान का उपभाग नहीं है? अभी मैंने चारों के चारों बताए। ये आ गया घग्गर, घग्गर बेसिन, ये आ गया शेखावटी बेसिन, या हम किसको कह सकते हैं कांतली बेसिन, ये आ गया गोडवाड़ प्रदेश, और ये आ गया नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। तो ये अर्ध शुष्क आ गया ना, 25 सेंटीमीटर से अलग होता है ये। इस 25 सेंटीमीटर से अलग होता है और 50 सेंटीमीटर से अलग होता है। ये बीच वाला भाग है वो अर्ध शुष्क मैदान है। तो देखो गोडवाड़ क्षेत्र भी है, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश भी है और घग्गर का मैदान भी है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, ये इस अति शुष्क के अंदर आता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? देखो हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान या भारत के संदर्भ में बात करें तो हम जैसे हिमालय पढ़ते हैं, हिमालय सबसे नवीन पर्वतमाला है और ये टेथिस सागर का अवशेष है। उसी प्रकार हमारा जो रेगिस्तान है ना, थार का मरुस्थल, वो टेथिस सागर का अवशेष है। इसका टेथिस सागर का अवशेष। इसके अलावा जो क्षेत्र आता है, बाकी क्षेत्र अपने जो प्रायद्वीपीय भारत आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि अंगारा लैंड का अपने भारत के अंदर कोई अवशेष नहीं है। निम्न में से कौन पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? देखो पाकिस्तान से हमारे राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर लगती है राजस्थान के। वर्तमान देखें तो 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर लगते हैं। हो सकता है अब जैसे जिलों का सीमांकन हो गया तो अनूपगढ़ भी लगेगा, आगे और भी लगे, लेकिन फिलहाल ये स्थिति चल रही है तो फिलहाल हमें पीछे वाला जीके पढ़ना है। तो कराची जो शहर है वो सबसे नजदीक है। कौन सा? कराची जो शहर है वो सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न देखो, ये कराची क्या, कराची तो पहले पतन हुआ करता था लाहौर। लाहौर सबसे नजदीक है। लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है? तो वो है जेकोबाबाद। जेकोबाबाद, जेकोबाबाद है पाकिस्तान का। उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, सीधी सी बात है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बारिश भी कई बार हो जाती है लेकिन न के बराबर होती है, लेकिन इतना तापमान वगैरह रहता है कि इतनी जो बारिश है वो पर्याप्त नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है? रेत के टीलों की बहुतायता, रेत के टीले वैसे बहुत है, अत्यधिक गर्मी, अब बारिश नहीं होगी, रेत के टीले वैसे ही गर्म जल्दी हो जाते हैं, धूल भरी आंधियां चलती तो ये भी है, लेकिन प्रमुख कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अब मानसून आ गया और इसका मानसून का प्रभाव उत्तर पश्चिम में या तो आंधियां चल रही है, आंधियां नहीं लेकिन उमस बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन पूर्वी साइड में बरसात शुरू हो चुकी है। हमने पढ़ा ये अरावली पर्वतमाला है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। मानसून जैसे ही प्रवेश करता है बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर अरब सागर की खाड़ी से और उधर से बंगाल की खाड़ी से आता है, तो ये यहाँ टकराता है, टकरा के पूर्वी साइड बारिश करता है। बंगाल की खाड़ी से मानसून आया, वो भी इधर आके इसने किया, तो ये क्षेत्र है वो सूखा का सूखा रह जाता है। कई बार मेहरबान हो जाते हैं बादल अच्छी हवा के कारण, क्योंकि हवा उच्च दाब से निम्न दाब चलती है, या भगवान, हम कहते हैं कि भगवान मेहरबान हो जाता है, जिसके अब की बार मानसून से पहले ही खूब अच्छी बारिश हुई थी, वो एक हो सकता है। लेकिन एक कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना।
राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? तो चट्टानें हम पढ़ते हैं जुरासिक या इयोसीन युग की है। जुरासिक या इयोसीन युग की है लगभग कौन जो भी चट्टानें हैं। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं? लू, नाम सुना लू। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें, लू बड़ी खतरनाक चलती है, अब की बार कम चली है, ये चलती है लगभग। और इस लू के अंदर हम आपको बता कि आंधियां चलती है खूब सारी, क्योंकि रेत के टीले हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो बरखान वगैरह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखो लू, लू चलती है, गर्म हवाओं को कहते हैं, ये ध्यान रखना प्रश्न आता है। आंधियां सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में चलती है। आपसे पूछे राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर में लगभग 27 दिन चलती है। और जो न्यूनतम चलती है वो झालावाड़ में चलती है। न्यूनतम कहाँ चलती है? झालावाड़ में। नॉर्मल नॉर्मल से 3 दिन माना जाता है औसतन, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या कह रहा है? मावठ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जो जनवरी के महीने में बारिश होती है जनवरी में, और उस समय हमारे फसल होती है रबी की फसल, तो उसके लिए गोल्डन ड्रॉप है, खास करके गेहूं सरसों चना की जो फसल होती है। और ये मावठ आती कहाँ से है? मावठ आती है भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवात उठता है और हमारी बारिश करती। तीसरा बबूलिया वायु चक्रवात भंवर। ठीक है, बबूलिया क्या होता है जिकन का ना बतूलियो आपा, जी हाँ, हवा मुड़ गए बतूलियो हुआ सारा। ठीक है, कचरो मचरो सागर ले गए उड़ जाए, कई बार घर का नहीं आ जाए, कई बार खेता का गजब हवा, जब जिका खेत में काम करता हुआ ना, जी हाँ, ग्रामीण सरसों पाड़ता हुआ सरसों ढोता हुआ, या जिका कणक जिका गेहूं बारिया बांध दे कई रिपुर बाढ़ के छोड़ दिया नहीं बटा, वो बतूलियो आवे नहीं जिको, वो है बबूलियो जी, जिका नाम याद ना नहीं के वह बबूलियो, वो खेता में जाके देख लियो, कणक कड्डा जद बटे ठाल आ जाओ बबूलियो की सोग है। बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, ये गलत है। बरखान क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं। क्या होते हैं? बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सा युग्म असंगत है? देखो बरखान आ गया, अर्धचंद्राकार बड़े टीले होते हैं, बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े टीले अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, उन्हें बरखान कहा जाता है। अब जो रेत है इधर मरुस्थल में रहा है, रेत के टीलों में, वहां तो लगातार देखने को मिलते हैं। दोहरे लहरदार रेगिस्तान टीले होते हैं, बिल्कुल दोहरा कहानी का दोहरा हम जाओ। अब ये दोहरे देखो ऐसे होते हैं, ये दोहरे हो गए, इनके ऊपर ना ऐसे धारियां सी बनी होती है, टिब्बा देख रहा उसे जगह देख रहा है बिन तो ध्यान है ना, देख रहा ऐसे धारियां सी होती है ऐसे, ये धारियां सी हुआ। ठीक है, जगह देख रहा नहीं बन तो ध्यान है, धारियां किसी के बने। खादर, गहरी खड युक्त बीहड़ भूमि और खड़ी न मुल्तानी मिट्टी। खादर क्या होती है? खादर को गहरी खड्डी युक्त बीहड़ भूमि, ताजा जो नवीन मिट्टी होती है ना, उसको हम खादर कहते हैं। और एक नाम आता है बांगर, बांगर होती है पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर। नवीन मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर। खड़ीन, खड़ीन मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है अभी। खड़ीन क्या होती है? खड़ीन जब दो बालूका स्तूपों या पहाड़ों के बीच में बारिश होती है, खास करके बालूका स्तूप, और ये जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पे खड़ीन में खेती भी करते हैं, तो ये जो क्षेत्र मान लो बालूका स्तूप है, इनके बीच में बारिश हो गई तो पानी रुक जाता है यहाँ पे, और वो बाद में क्या सूख जाता है, दलदली हो जाता है, पहले तो पीने के काम आता है और फिर बाद में यहाँ पे बीज बो देते हैं तो खेती हो जाती है। बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उसको खड़ीन कहते हैं, ये मिट्टी नहीं है, एक प्रकार की कृषि कह सकते हैं यहाँ पे होती है, या बड़े खड्डे बनते हैं। लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला क्षेत्र क्या है? तो भूगर्भिक जल पट्टी है, जैसलमेर के अंदर लगभग 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जल प्रपट्टी मिली है, जहां पे सेवण घास होती है, जो दुधारू पशुओं के लिए बड़े ही फायदेमंद होती है। तो वहां से अंदाजा लगाया गया भी यहाँ कुछ प्राचीन समय में तैथी सागर के अवशेष थे या कोई नदी बहती थी। इसका उत्तर हो जाएगा भूगर्भिक जल पट्टी। और ये बुक अपनी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है अभी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑफलाइन लगभग संपूर्ण राजस्थान में है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है या क्षेत्र है जहाँ पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बुक स्टोर वाले वहां से मंगाते नहीं। या तो आप कुछ विद्यार्थी मिलकर बुक स्टोर वाले को कह दो, 2-3 दिनों में मंगवा देगा, नहीं तो फिर आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करें ताकि खुद से जल्दी पहुँच जाए। 80 580 22 001 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो इसका चार्ज 145 रुपये है। इस नंबर पे आप 145 रुपये करके इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और अपना एड्रेस पूरा लिखा दीजिए डाक का, क्योंकि डाक के माध्यम से पहुंचेगी, अब तक पहुंच जाएगी आप कहीं भी बैठे।
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में आते हैं? तो बड़े जिले जैसलमेर ले लो, जोधपुर ले लो, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, सारे के सारे कहाँ आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं सारे के सारे। जनसंख्या पूछे तो वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा आती है। निम्न में से किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जोधपुर ऐसा जिला है जहां सब कुछ देखने को मिलेगा। बरखान भी आपको देखने को मिलेगा, सीप भी आपको देखने को मिलेगी, अनुदैर्ध्य भी आपको देखने को मिलेगी, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी आपको देखने को मिलेंगे, पैराबोलिक भी आपको देखने को मिलेंगे। सब प्रकार के जैसे भी छोटे मोटे जैसे टिब्बे टिल्ले सारा जितना ही है नहीं, सारा जोधपुर में एकदम इकट्ठा देखने मिल जाए। जहाँ तारा बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप ये भी मिल जाए। तारा बालू का स्तूप वैसे तो खास करके ना एक तो सूरतगढ़ मिलते हैं, सूरतगढ़ दोहरिया पर है, ध्यान रखियो सूरतगढ़ देखियो जी, और एक पोक मोहनगढ़, सूरतगढ़ और मोहनगढ़, अठे तारा बालू का स्तूप मिला, ध्यान रखियो। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देखो एक टिब्बू अठ है, ठीक है, एक टिब्बू अठ है। ये क्या होता है कि एक दिन आंधी आई, आज अठा टिब्बो दूसरा है, अगला घरे लादा है। ये मिट्टी जो है ऊपर से जैसे ही आंधी आती है तेज लू चलती है, यहाँ से उठा ये यहाँ चला गया, यहाँ से उठा यहाँ चला गया, यहाँ से उठा यहाँ चला गया, आगे थारी डाणी है तो थारे घरे बढ़ जाओ थारी डाणी, ठीक है। तो बिन क्या है? दरियन। उसको क्या कहते हैं? स्तूपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो टिल्ले हैं, मिट्टी है, वो बालू का मिट्टी है, वो स्थानांतरित हो जाती है, उसे स्थानीय भाषा में फिर बेके क्या है? दरियन। बेके दत्त रहेगी और आगे दरियन, याद रखियो। थार के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अभी दो प्रश्न देख लो। थार को मरुस्थल देखो, यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, बिल्कुल 103 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ये घनत्व है। यहाँ पे आबादी खूब है, वनस्पति खूब पाई जाती है बाकी मरुस्थल की तुलना में। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, बिल्कुल गलत है। ढाल है उत्तर पश्चिम से लेकर, ये उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम है, न कि दक्षिण पूर्व, क्योंकि बिना तो जानो ही कौन यहाँ दक्षिण पश्चिम, ये गलत हो गया। बबुल पाया जाता है, फोग पाया जाता है, धोकड़ा वन यहाँ नहीं होते भी, धोकड़ा वन पूर्वी क्षेत्र में होते हैं, करौली क्षेत्र इधर होते हैं। तो यहाँ केर तो होती है, केरिया खड़ा है, केरिया की सब्जी बना वो केरिया है। फोग और बबुल जिकन आप किक्कर का नहीं कई बे पहाड़ा में हुआ, पहाड़ी किक्कर है, अपने मरुस्थल में कांटाली किक्कर हुआ भाव है। तो ये तो पाए जाते हैं लेकिन धोकड़ा नहीं पाया जाता, ये भी गलत हो गया। यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, ये पता है। बाजरा होता है यहाँ पे, मोठ होता है, ग्वार होता है, यहाँ की प्रमुख फसल है, बिल्कुल सारे सही है। तो बी और सी निकाल दो, बाकी सारे सही नहीं है, तो बी और सी। पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? देखो भी पश्चिमी राजस्थान है जहाँ था जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल के अनुसार कम है। तो बिखरी जनसंख्या जलवायु की विषमता है, जलवायु की कोई जरूरी नहीं है। जल का अभाव है। प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता, नदी बेसिनों का अभाव। देखो जलवायु इतनी गर्म है कि लोग बहुत कम रहते हैं, ज्यादा पसंद नहीं करते। जल का अभाव तो है ही, नदियां ज्यादा नहीं है, बारिश कम होती है, और नदी बेसिन का अभाव है, अभी नदियां है नहीं है। तो कारण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता, ये कारण नहीं। राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? अभी मैंने बताया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये हो रहा गया। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये नहीं हो सकता, पूर्व से पश्चिम दक्षिण ये नहीं हो सकता, पश्चिम से पूर्व ये नहीं हो सकता, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की है, या तो ये हो जाएगा या फिर उत्तर पूर्व से ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? तो सीधा ही पता है कि सबसे बड़ा भाग उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, जो 61.11% है। अब पेपर में अगर आ जाए तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा भौतिक विभाग है क्षेत्रफल में? तो पूर्वी मैदान है, क्योंकि लगभग 23% पे है। तीसरा बड़ा अरावली प्रदेश है 9%। चौथा बड़ा 6.89% दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो ये थे 20%, क्योंकि अपने प्रश्न कम लेंगे, लेकिन क्योंकि टेस्ट के अंदर बार बार सीरीज चल रही है, अगर ज़्यादा प्रश्न दे देंगे तो आप भी बोर हो जाओगे इतने प्रश्न करते करते। रोज का आपको टॉपिक मिलता है, जैसे कल का टॉपिक रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक एक टॉपिक लेंगे, उसके 20-20% लेंगे। तो टेस्ट वनाना क्लासेज ऐप में वो टेस्ट सीरीज ले लेना और यहाँ वीडियो देख लेना, निरंतर अध्ययन करना है। बाकी एक तो
पीटीए की कोई तैयारी कर रहा है तो द्वितीय प्रश्न पत्र की एनाटॉमी की जो रिकॉर्डेड क्लास है यूनिट नंबर 7 की वो ऐप में चल रही है। सूचना सहायक की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है और कंप्यूटर संगणक संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज पे टोटल चल रही है, टोटल 6 से 12 की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, आप सारे अध्ययन कर सकते हो। कॉलेज व्याख्याता संपूर्ण सिलेबस पर आधारित जिसका 1 जुलाई से पहला टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, पीडीएफ आपको फ्री, हर कोई एग्जाम होगा उसमें करंट की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। सेकेंड थर्ड ग्रेड पीटीआई है और रीट लेवल फर्स्ट की प्री पात्रता के लिए और मेंस इन दोनों के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज है। एसआई है, कांस्टेबल है, सेकंड ग्रेड है, करंट है, फर्स्ट ग्रेड है और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज। जुड़े नानक क्लासेस के साथ। सुबह करंट, दोपहर 4 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास, शाम 8 बजे सेकंड ग्रेड स्पेशल करंट और शाम 9 बजे राजस्थान की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।